वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइमा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा होगा रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड के ऊपर से। तो हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप हमारी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे साइमा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध, ठीक है। तो रासायनिक बंध के बारे में जानते हैं। किसी अणु यानी कि कोई भी रासायनिक बंध नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड यानी कि बंध होता है, यानी कि किसी से हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। बॉन्ड यानी कि संबंध यानी कि रिश्ता, ठीक है। वैसे ही रासायनिक यानी कि केमिकल्स में जो बनने वाला बॉन्ड होता है ना, तो उसको हम रासायनिक बंध कहते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हम कैसे लिखेंगे, तो किसी अणु में यानी कि किसी मॉलिक्यूल में हम दो या दो से अधिक परमाणु यानी दो या दो से अधिक एटम्स को एक बंध के द्वारा जोड़ते हैं, ठीक है। एक बंध के द्वारा जोड़ते हैं तो उसे हम रासायनिक बंध कहते हैं या केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब हमें बंध का बनना यानी बंध को हम बनाएंगे कैसे और बंध को हम तोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बंध का बनना होता कैसे है। तो बंध किसमें, किन किन के बीच में बनेगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा यानी कि अणुओं के बीच में बनेगा। तो अणुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमारे जो अणु होंगे वो एक यौगिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हमारे दो ए और बी कुछ एक अणु हैं और ये दो अणु मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम यौगिक कहेंगे, ठीक है। अब ये मिलेंगे कैसे, तो हम ए और प्लस बी यानी कि ए की केमिकल रिएक्शन बी के साथ कराएंगे। तो ए की केमिकल रिएक्शन जब हम बी के साथ कराएंगे तो क्या होगा, एक यौगिक बनेगा, ठीक है। और वो यौगिक कौन सा होगा, ए और बी, ए बी। अब ए बी जिस बंध के कारण, जिस बॉन्ड के कारण जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड को हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे, ठीक। अब ये तो हमने केमिकल बॉन्ड को बना दिया। अब हमें केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है यानी बंधों को तोड़ना है। तो बंधों के टूटना कैसे हम करेंगे कि जब हमने प्रोसेस की है केमिकल रिएक्शन में, वो पूरी की पूरी प्रोसेस को हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। यानी कि हम किसी भी यौगिक में से उसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो यौगिक को अलग अलग करेंगे तो हमारे ए और बी जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग आ जाएंगे, और जैसे ही वो अलग अलग होंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है। बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बंधों का टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बंध टूट जाएंगे। चलिए ये देख लिया हमने कि बंध कैसे बनते हैं और बंध टूटते कैसे हैं। अब बंध किन किन यौगिकों के बीच में बनते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो यौगिक होगा वो हमारा होगा आयनिक बंध। आयनिक नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि आयोनिक यानी कि आयंस, ठीक है। और जो आयंस होते हैं हमारे वो होते हैं प्लस और माइनस यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। जो बंध होते हैं वो हमारे होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही धनात्मक और ऋणात्मक बंध जो होते हैं उनमें क्या हुआ, धनात्मक यानी कि धनी, ठीक है, ये आप याद रखना। धनी जो होता है उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसको लेने की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या होता है, दानी होता है यानी कि दान देने वाला होता है, ठीक है। और ऋणात्मक बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, तो उसको हमेशा दान लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्लियर। अब इसमें इन्होंने बताया कि आयोनिक यौगिक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। क्या हुआ इसमें कि Na और Cl यानी कि सोडियम एटम और क्लोरीन एटम जो था उनका क्या हुआ, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम जो थे वो दोनों आपस में मिल गए। क्यों मिल गए, क्योंकि जो सोडियम एटम था उसमें एक अपना कक्षक, बाहर का जो कक्षक था उसको पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बैलेंसी में कि हम 7 इलेक्ट्रॉन को लेना ज़्यादा आसान होगा या एक इलेक्ट्रॉन को दान देना आसान होगा। तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन को दान देना आसान होगा। तो हमने क्या किया, सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको हमने क्लोरीन को दान दे दिया। तो जैसे ही हमने उसको दान दिया तो क्लोरीन का जो बाहर का कक्षक था वो पूरा, उसका जो अष्टक था वो पूरा हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो वो इलेक्ट्रॉन हमें हमारा सोडियम दे चुका है,
ठीक है। जैसे सोडियम ने हमें यहाँ पे दिया तो यहाँ पे इसमें धनात्मक हो गया, धन आयन हो गया, यहाँ पे ऋण आयन हो गया। क्यों हो गया धन आयन? क्योंकि यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को दान दिया और क्लोरीन में ऋण आयन हो गया, यानी कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हमारे सोडियम से दान में लिया। ठीक है, ये हमारा आयनिक यौगिक हो गया। अब तो ये हमारा दोनों मिलकर क्या बनाए? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब विद्युत संयोजी जो यौगिक होते हैं, आप ध्यान रखें आयनिक यौगिक को ही हम विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि इनकी यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले क्रिस्टलीय होते हैं, सॉलिड होते हैं यानी कि ठोस होते हैं, जिनमें आयन एक निश्चित 3D विन्यास में जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें जो आयन्स होते हैं वो 3D विन्यास में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, चलिए अब मेन इसमें आता है कि इसमें जो आयन होते हैं, इसमें जो आयन्स होते हैं, इनमें जो नंबर, आयन के जो नंबर होते हैं वो निश्चित होते हैं। ठीक है, निश्चित होते हैं यानी कि इनमें आयनों की संख्या ना ही घटती है ना ही बढ़ती है, इनकी संख्या हमेशा निश्चित ही होती है। ठीक है, और ये जो आयन होते हैं वो प्रबल बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं और उस बल को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, जिसके बारे में अभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आयन जो है वो प्रबल होते हैं, प्रबल बलों द्वारा बंधे होते हैं, जिस कारण ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, यानी कि इनमें गति नहीं कर पाते हैं। गति क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रबल बंधों से अट्रैक्ट होकर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अब इनका जो गलनांक होता है, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च मात्रा में होता है, यानी कि इनको गलने के लिए या इनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलनांक और क्वथनांक इसमें उच्च हो गया। फिर आएंगे हमारे कि विद्युत संयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायक यानी पोलर सॉल्वेंट में विलय होते हैं और नॉन पोलर में अविलय होते हैं। पोलर सॉल्वेंट यानी कि जिसमें ध्रुव होता है, ठीक है, और नॉन पोलर यानी कि जिसमें ध्रुव नहीं होता, अध्रुवीय होते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में विलय होते हैं, ये ध्यान रखें। किसमें विलय होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में विलय होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में अविलय होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी कुचालकता और सुचालकता पे, कि यानी कि विद्युत के कुचालक होते हैं या सुचालक होते हैं। तो ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड स्टेट में ये विद्युत के कुचालक होंगे। ठीक है, और जब विलयन में आएंगे यानी कि सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में ये आयन गति करेंगे और गति करने से ये विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे विद्युत संयोजी यौगिकों की विशेषता हो गई। चलिए ठीक है, अब विद्युत संयोजी यौगिकों के बाद आएंगे हमारे कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड जो ऐसे कंपाउंड जो दूसरों से, जैसे कि हमने अभी किसका एग्जांपल देखा, CH4 यानी कि मीथेन का, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। ठीक है, ना ही वो दान लेते हैं ना ही वो दान देते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। साझा करना यानी कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को यूज़ करना, यूज़ करके अपनी अष्टक को पूरा कर लेना। ठीक है, बात आती है हाइड्रोजन पे और कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन के जो कार्बन है वो ब्लू हैं और हाइड्रोजन के हैं वो रेड कलर के हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, हमें पता है ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी कक्षक को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, और कार्बन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो अब इसे अपना कक्षक पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। ऐसे ही हमारा जो कार्बन होगा, ठीक है, हमारा जो कार्बन होगा तो कार्बन में अंदर के कक्षक में 2 आ जाएंगे और जो बाहर का कक्षक होगा इसमें यहाँ पे 4 आएंगे, 1 2 3 4। अब इसको अपना कक्षक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो कोई दे देगा वहाँ यौगिक बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के यौगिकों को बुलाएगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएगा और कहेगा एक काम करो, मुझे एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ में साझा कर लो।
तो तुम्हारे भी दो दो, एक तुम्हारे कक्षक में दो दो हो जाएंगे तो तुम्हारा अष्टक भी पूरा हो जाएगा और मेरे कक्षक भी पूरा हो जाएगा तो मेरा अष्टक भी, तो मैं स्थिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके चारों के चारों पांचों जो मॉलिक्यूल्स थे वो स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कैसे साझा किया कि कार्बन के पास 4 तो थे, 4 और ने हाइड्रोजन से ले लिए, तो यहाँ पे 2 2 2 करके हो गए, यानी कि 8 कंपाउंड हो गए। सॉरी, यहाँ पे कंपाउंड हो गए। अब बात आती है सहसंयोजक यौगिक की विशेषता पे। ठीक है, तो ये वॉन डेर वाल्स बलों के से जुड़े हुए होते हैं। वॉन डेर वाल्स बल जो होते हैं वो इस तरीके से इनको डॉट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनको डॉट से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि H2O में जो वॉन डेर वाल्स बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें ये जो आयनिक यौगिक थे हमारे, विद्युत संयोजी यौगिक जो थे, उनकी तुलना में इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, यानी कि सहसंयोजक यौगिक जो हैं वो आयनिक यौगिकों से उनका गलनांक कम होता है। ठीक है, अब ये यौगिक समावयता दर्शाते हैं, यानी आइसोमेरिज्म होते हैं ये, और ये नॉन पोलर कोवलेंट में ज़्यादा विलायक होते हैं और ध्रुवीय विलायकों में कम विलेय होते हैं। ठीक है, यानी कहने का, अभी हमने जो पढ़ा आयनिक यौगिक की विशेषताएं, तो उन्होंने कहा था कि ये पोलर कोवलेंट में विलायक होते हैं और ये जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये नॉन पोलर में क्या होते हैं, विलायक मिलते हैं, विलेय होते हैं और ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। ठीक है, फिर आएंगे उपसहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं इनमें क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं उतने उनका स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है और जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे उतना उनका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने कितने 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो ये स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर भी कहेंगे। ठीक है, इनके जो शेप है वो चेंज होते रहते हैं। अब आएंगे उपसहसंयोजक यौगिक की विशेषता पे। तो उपसहसंयोजक यौगिक जो है उनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। चलिए ठीक है, ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। इन यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक विद्युत संयोजी अथवा सहसंयोजी यौगिकों के बीच में होते हैं। अब इस पॉइंट को जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसने कहा कि इन यानी उपसहसंयोजक यौगिक जो हैं इनका गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजी यानी कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिकों को बीच में होता है। यानी कहने का मतलब आयनिक जो यौगिक जो हैं उनसे कम होगा और सहसंयोजक यौगिकों से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर अगर लिखेंगे कि गलनांक इन तीनों यौगिकों में से किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले आयनिक यौगिक, फिर आएगा यहाँ पे हमारा उपसहसंयोजक यौगिक और फिर आएगा हमारा यहाँ पे उपसहसंयोजक और फिर हमारा यहाँ पे आएगा संयोजक, सहसंयोजक यौगिक। तो याद रखें आप कि गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड का होता है, आयनिक यौगिकों का होता है, फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का होता है और फिर सहसंयोजक यौगिक का होता है। ठीक है, यानी कोवलेंट बॉन्ड का होता है, कोवलेंट कंपाउंड के होते हैं। ठीक है, अब इसमें यह जल में कम विलेय होते हैं जबकि कार्बनिक विलायक में ये ज़्यादा विलेय होते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी पोलर सॉल्वेंट में कम विलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा विलेय होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ये विद्युत से क्रिया नहीं करते हैं क्योंकि यह मुक्त आयन प्रदान नहीं करते, क्योंकि इनमें से कोई भी आयन मुक्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा उपसहसंयोजक यौगिक हो गया, ये हमने यौगिकों के बारे में पढ़ा। अब मेन आते हैं हमारा कि रासायनिक बंध के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, रासायनिक बंध यानी विद्युत संयोजक, हमने अभी जो 3 यौगिक पढ़े थे, आयनिक यौगिक, ठीक है, एक था हमारा आयनिक यौगिक, सेकंड था हमारा सहसंयोजक यौगिक और थर्ड था हमारा उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिक। अब क्या होगा कि आयनिक यौगिक जो होंगे इनमें हमारा आयनिक बंध होगा, सहसंयोजक यौगिक होगा इसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा यानी कि सहसंयोजक बंध होगा और जो उपसहसंयोजक होगा उसमें उपसहसंयोजक बंध होगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है
कि सहसंयोजक यौगिकों में कौन सा बंध होता है, तो सहसंयोजक यौगिकों में कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी कि सहसंयोजक बंध बनेगा, है ना। और उपसहसंयोजक यौगिकों में कौन सा बंध होगा, तो उपसहसंयोजक बंध बनेगा। अगर पूछ लिया आयनिक यौगिक में कौन सा बंध होगा, तो वैद्युत संयोजक यानी कि आयनिक बंध बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे कि आयनिक बंध जो होगा, आयनिक बंध क्या है, फिर पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध क्या है, और फिर पढ़ेंगे उपसहसंयोजक बंध। तो सबसे पहले आयनिक बंध पे आते हैं, यानी इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड पे। तो आयनिक बंध की व्याख्या सर्वप्रथम कौशल ने की थी, कौशल नाम के जो साइंटिस्ट थे उनने की थी। उन्होंने कहा था कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण को, यानी कि पूर्ण ट्रांसफर से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। जैसे कि हमने देखा था NaCl में, तो Na के पास में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था अपने कक्षक से, तो उसने क्या किया, Cl के पास 7 थे, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे डोनेट कर दिया। डोनेट करना मतलब दान दे दिया। जैसे ही उसने दान दिया तो यहाँ पे प्लस आ गया, यानी कि सोडियम जो है हमारा बहुत धनी है और क्लोरीन हमारा बहुत ज़्यादा गरीब है। उसको अपना कक्षक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो उसने सोडियम से मांग लिया, और जैसे ही उसने मांगा तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। तो बॉन्ड हमारा कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड के थ्रू हमारा NaCl बना, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना। चलिए ठीक है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया। अब क्या होगा कि हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया, अब बात आती है सहसंयोजक बंध पे। ठीक है, ये था हमारा विद्युत संयोजक बंध। इसमें इन्होंने कहा कि विद्युत संयोजी बंध बनने के किसी परमाणु द्वारा ग्रहण अथवा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी विद्युत संयोजकता को भी प्रदर्शित करती है, यानी कि जो बैलेंसी हमारी होती है वो भी हमारी इन्हीं आयंस पर डिपेंड करेगी। और विद्युत संयोजी बंध सदैव दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य ही बनता है, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, वो अलग अलग परमाणु, अलग अलग एटम के बीच में बनेगा। ठीक है, ये था हमारा आयनिक बंध। इसके बाद आएंगे हम सहसंयोजी बंध पे। तो जो हमारा सहसंयोजी बंध होगा वो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी शेयरिंग करने से बनता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, दान ही दे दिया था। जैसे कि सोडियम ने Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दान दे दिया, क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन के पास 7 थे, तो जैसे ही क्लोरीन को दिया तो क्लोरीन के 8 हो गए। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो वो क्लोरीन से नहीं ले पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने दान दे दिया। ऐसा होता है ना कि हम मंदिरों में जाते हैं तो दान दे देते हैं, तो कभी दान दी हुई चीज़ हम वापस नहीं ले सकते। ऐसे ही यहाँ पर होता है कि Na ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया तो वो उसने रख लिया, उसने वापस नहीं किया। ठीक है, अब सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो हमारा होता है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड जो है हमारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने H2 के ऊपर कराया है ना, तो H2 में एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 होता है। दोनों को अपने अपने अष्टक पूरा करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 1 की, 1 + 1 की। तो ये क्या करेंगे, दोनों साझा कर लेंगे अपना, कहेंगे तू मेरा 1 ले ले, तू मेरा 1 ले ले, दोनों 1 लेके आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगे H2। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया कि सहसंयोजक बंध कौन कौन से होते हैं। तो सहसंयोजक बंध होते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में यानी कि हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो क्या काम करेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से जुड़ पाएगा, है ना। तो एक ही इलेक्ट्रॉन से जैसे ही वो जुड़ेगा तो सिर्फ वहाँ पे एक ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन की क्यों ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो पहले कक्षक में 2 आएंगे, दूसरे में 6 आएंगे, बचे कितने, 2। ठीक है, तो जो 2 हमें चाहिए तो वो 2 हमें लेने के लिए हमें 2 डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आएंगे हम ट्रिपल बॉन्ड पे यानी कि नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन का होता है हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो नाइट्रोजन का 7 होगा तो 2 होगा और यहाँ पे 5 होगा। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 की ज़रूरत है, तो 3 लेगा इलेक्ट्रॉन और 3 लेने के बाद में ये ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि उपसहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो उपसहसंयोजी बंध विशेष प्रकार के संयोजी बंध होते हैं जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु प्रदान करता है, यानी कि इनके यहाँ पे साझा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन किया जाता है, एक से ज़्यादा नहीं किया जाता। ठीक है,
इन्होंने कह दिया कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर बॉन्ड बनेगा वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बनेगा, बाकी हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे या फिर नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आएंगे हाइड्रोजन बंध पे। तो हाइड्रोजन बंध हमारे जो होते हैं, ध्रुवीय अणुओं में एक अणु का आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित परमाणु को स्थिर विद्युत बल द्वारा आकर्षित करता है और इसी आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसमें आकर्षित करने का मतलब ये जो बंध आपको दिख रहे हैं दो H2O और H2O के बीच में, ठीक है, H2O और H2O के बीच में ये जो बंध दिख रहा है आपको, विद्युत स्थिर विद्युत बल, इसी को हम हाइड्रोजन बंध कहेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक यौगिक है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 है। तो ये क्या हमारा हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस वाटर के एक मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए जो बॉन्ड की ज़रूरत है वो हमारा बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। चलिए, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड था। अब हाइड्रोजन बंध भी जो हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार का होगा, सबसे पहला अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर आणविक और अंतराणविक हाइड्रोजन, यानी कि इंटर एटॉमिक और इंट्रा एटॉमिक। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक और इंट्रा एटॉमिक क्या होते हैं, तो सबसे पहले अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक एटम्स के बीच में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध वो होगा जो H और O के बीच में होगा। ठीक है, H और O के बीच में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, जो कि समान या असमान पदार्थों के हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, या अल्कोहल और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधन, यानी कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनाया, इस मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन को जिस बॉन्ड से जोड़ा उसको हम कहेंगे अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन को हमने फ्लोराइड अणुओं के मध्य जोड़ा, ठीक है, तो ये अल्कोहल और जल के अणुओं के मध्य इसने हाइड्रोजन बंध बना लिया। जैसे अब क्या हुआ कि HF, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारा HF जुड़ा हुआ है तो इसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह देंगे, यहाँ पे भी HF जुड़ा हुआ है तो इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड कह देंगे। अब बात आती है कि जैसे वाटर के अणु और अल्कोहल के अणु, ठीक है, ये हमारा वाटर का अणु हो गया, ठीक है, और ये हमारा अल्कोहल का अणु हो गया। ठीक है, या फिर ये हमारा अल्कोहल अणु होता है हमारा O और H, ठीक है, और वाटर का होता है H2O। ठीक है, सॉरी, O और H और H, ठीक है, H2O। तो वाटर के अणु यानी कि वाटर और अल्कोहल, इन दोनों के बीच में जुड़ने वाला जो अणु होता है, जुड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, यानी अणुओं के मध्य बनने वाला बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है, बात आती है कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर था, ये इंट्रा एटॉमिक है, यानी अंतराणविक। अब इसमें क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में मतलब देख लीजिए आप, इसमें दोनों दिए हुए हैं। क्या हुआ, HCl, जैसे हमने ये यहाँ पे जो दिख रहा है वो HCl है। ठीक है, अब HCl के हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बनने वाला बंध, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है इसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला बंध। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, यानी कि एक हाइड्रोजन का है और एक हमारा क्लोरीन का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में बनने वाला बॉन्ड। अब आएंगे इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जो होगा वो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि HCl और HCl के बीच में बनने वाला बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर, यानी यह हाइड्रोजन परमाणु व उच्च ऋणी विद्युतीय परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य एक ही अणु में होती है, जिसके कारण अणु चक्रीयता उत्पन्न हो जाती है व उसके संगुणन करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। संगुणन करने की
यानी कि मिलने की जो क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और जो टॉपिक है इसी में कि इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी क्या होती है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होते हैं जो सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी बंध बनाने में यूज़ नहीं किए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने लिया ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन में हमारे 2 अंदर हैं इलेक्ट्रॉन, बाकी हमारे 6 बाहर हैं। ठीक है, तो जो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे बॉन्ड बनाने में काम में आएंगे, लेकिन जो अंदर के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ये किसी भी मॉलिक्यूल से या किसी भी एटम से क्या नहीं बनाते, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि किसी भी चीज़ से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ये हो गया हमारा, मान लिया हमने ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के बाद जैसे हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, तो क्लोरीन में अब हमने पूछा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता हो तो 17 होते हैं, तो पहले वाले कक्षक में 2 हैं, फिर दूसरे में 8 है, फिर तीसरे में 7 हैं। ठीक है, तो अब हमने इसमें पूछा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और हमारे जो जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं। ठीक है, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लोन पेयर, ठीक है, और सेकंड होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाम से क्लियर हो रहा है, लोन पेयर जो किसी में जो क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्रिया करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो अब हमने जैसे क्लोरीन दिया, हमने एक मॉलिक्यूल दे दिया, यानी कि क्लोरीन उठा के दे दिया। अब इसमें पूछ लिया कि लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन हैं और बैलेंस के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बताइए। तो लोन पेयर के हमारे यहाँ पे 2 और 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं जो क्रिया नहीं करेंगे, और 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो जो क्रिया करेंगे, तो इनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि फ्लोरीन हुआ हमारा, फ्लोरीन का 9 होता है, तो 9 में हमारा 2 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, तो इसमें हमारे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और जो हमारे बैलेंस होंगे वो हमारे होंगे 7। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो आज की हमारी जो क्लास थी वो हमारी थी रासायनिक बंध के ऊपर से। बाकी कल की हमारी जो क्लास होगी वो होगी हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसमें हमारा रेडॉक्स रिएक्शन भी आएगी, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया भी आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, बाकी थैंक यू।